नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स बियॉन्ड इमेजिनेशन में। मैं प्रवीण कुमार चौधरी, सीनियर लेक्चरर फिजिक्स। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में। इससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस इससे पहले बना चुका हूँ। मैं उन सब का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। और इन वीडियोस के लिए और आगे की चीज़ों को जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ये हम सभी जानते हैं कि जब हम दो चार्जेस को एक छोटी सी डिस्टेंस के बीच में रखते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाता है और इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इस फोर्स को हम कूलॉम्स लॉ से डिफाइन करते हैं। और कूलॉम्स लॉ तो आपको पता ही है, वो होता है F=1/4πε0 Q1 Q2 R², जहाँ पर Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और R जो है वो उनके बीच की डिस्टेंस है। बट कूलॉम्स लॉ इस फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, ना कि डायरेक्शन। और ये हम सभी जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब ये है कि फोर्स को पूरी तरह डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होगा। तो यहीं से ज़रूरत पड़ी हमको कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की, कि उस इक्वेशंस को, उस फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, और हिंदी में कहते हैं कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर रूप। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया गया है, फिगर को प्लॉट किया गया है। यहाँ पर पॉइंट ए पर एक चार्ज है +Q1 और पॉइंट बी पर दूसरा चार्ज है +Q2। तो यहाँ पर दोनों चार्ज पर सेम चार्ज है, दोनों ही प्लस हैं। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 के कारण, Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स होगा वो FAB होगा और इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, लेफ्ट साइड में होगा। जबकि पॉइंट बी पर जो +Q2 चार्ज है उस पर जो फोर्स होगा वो Q1 के कारण होगा, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, यानी राइट साइड में होगा, और वो होगा वेक्टर FBA। और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो है स्मॉल r। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि O इसका जो है वो ओरिजिन पॉइंट है। O से पॉइंट A के बीच में जो डायरेक्शन वेक्टर है उसको हमने R1 से रिप्रेजेंट किया है। O से पॉइंट B जहाँ पर +Q2 चार्ज है उसको हमने डायरेक्शन वेक्टर R2 से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर पॉइंट B पर +Q2 चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स +Q1 के कारण है, उसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो हमने इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को R21 से शो किया, इसका डायरेक्शन इस तरफ यहाँ पर शो हो रहा है। और +Q1 पर जो चार्ज फोर्स होगा उसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगा, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R12, जिसका डायरेक्शन इस तरफ यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये है पूरे ग्राफ का डिस्क्रिप्शन की ग्राफ क्या बताता है। ये हम सभी जानते हैं कि वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को मिला करके बनता है। तो यहाँ पर हम R21 को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, वेक्टर R21। तो ये वेक्टर है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए R21 वेक्टर, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड भी शामिल हो जाए और इसके डायरेक्शन भी शामिल हो जाए। तो R21 वेक्टर इक्वल टू R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट R21 वेक्टर कैप, यानी कि ये इसका डायरेक्शन। तो जो यहाँ पर कैप है इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यहाँ से हम इस डायरेक्शन को निकाल लेंगे, यानी कि R21 कैप की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो मिलेगी R21 कैप इक्वल टू R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। और इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पर हम लोग फर्स्ट यहाँ पे कंसीडर कर देंगे।
अब जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं कि पॉइंट बी के ऊपर जो फोर्स है FBA, इसका हम यहाँ पे डायरेक्शन लिख लेते हैं और इसको हम अपनी सुविधा के लिए FBA को हम बोलेंगे F21 और FAB को बोल देंगे F12 सी पोजीशन है। तो F21 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, वो मिल जाएगी वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे इसको लिखने के लिए डायरेक्शन जोड़ देते हैं इसमें हम लोग। तो डायरेक्शन इसका होगा वो होगा F21 कैप। अब यहाँ से F21 कैप यानी डायरेक्शन की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसकी वैल्यू यहाँ पर है वो है R21 वेक्टर अपॉन R21 मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर देंगे। फिगर से देख रहे हैं कि प्लस Q1 और प्लस Q2 के बीच की डिस्टेंस जो R है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस R इक्वल टू R21 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R12 का मैग्नीट्यूड। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है क्योंकि जो डिस्टेंस B की A से है वही A की B से है। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर थर्ड कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड में R की वैल्यू को R21 से रिप्लेस कर देते हैं। R21 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में फोर्स F21 है। तो यहाँ पे देखते हैं हमको फोर्स मिलेगा F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना है R21 से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास में वेक्टर तो है ही, तो ये हो जाएगा आपके पास में R21 वेक्टर अपॉन R21 मॉड। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका R21 का क्यूब, R21 मैग्नीट्यूड क्यूब, और ऊपर आपका बचेगा R21 वेक्टर। इस तरीके से F21 का डायरेक्शन हमको यहाँ मिल गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब इस इक्वेशन में जो वेक्टर R21 है हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिगर से हम देख रहे हैं कि हमारे पास में R21 ये है और यहाँ पर हम लॉ ऑफ ट्रायंगल का यूज़ करेंगे यानी त्रिभुज के नियम का यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AOB एक ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और OB ये और BA ये दोनों ही कॉन्टिन्यूस वेक्टर हैं। तो इसका जो लॉ होता है वो होता है OB प्लस BA इक्वल टू OA। तो इसको यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल से हम यहाँ पर देख लेंगे तो मिलेगा आपको OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर। हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर है R21 और इसके अलॉन्ग जो हमारे पास में R में वो है BA, यानी यहाँ से हम BA फाइंड आउट करेंगे। तो BA वेक्टर इक्वल टू OA
वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, और यहाँ से हम सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे ग्राफ से। बी ए की वैल्यू है R21, ओ ए की वैल्यू है वेक्टर R1, ओ बी की वैल्यू है वेक्टर R2। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर R21 वेक्टर इक्वल टू ओ ए वो है R1 वेक्टर माइनस ओ बी जो है वो है R2 वेक्टर। तो यहाँ से आपको जो है वेक्टर R21 की वैल्यू मिल गई है। अब इस R21 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर है R1 माइनस R2, ये मिलेगा आपको R1 माइनस R2, और ये मॉड लगा हुआ है तो मॉड और इसका क्यूब डॉट, यहाँ पर वेक्टर R21 है तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको R1 माइनस R2 वेक्टर। ये आपका एक फार्मूला यहाँ पर आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 हम कंसीडर कर लेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर FAB या F12 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। सिर्फ चेंजमेंट सिर्फ यहाँ पर साइन का होगा तो देख लेते हैं। सिमिलरली आपको मिल जाएगा यहाँ पर F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, सिर्फ यहाँ पर ये इंटरचेंज हो जाएगा R2 R1 का, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड क्यूब R2 माइनस R1 वेक्टर। इस तरीके से एक फार्मूला आपको यहाँ पर ये मिल गया। इसको मान लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 7। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7, ये दोनों इक्वेशंस कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को यहाँ पर ये शो करती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर है कि फोर्स फार्मूला वही है कूलॉम का, बस यहाँ पर इसके वेक्टर फॉर्म आ गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड, यानी अब ये फोर्स पूरी तरीके से डिफाइंड हो गया है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर भी है, साथ में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो यही है कूलॉम की वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन नंबर 6 और 7 से मैं चीज़ और भी देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए R1 माइनस R2, यहाँ पर है R2 माइनस R1। सिर्फ ये दो चीज़ें ऐसी हैं, बाकी पूरी इक्वेशन सेम है। तो यहाँ पर इन दो टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर एंड R1 माइनस R2 वेक्टर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट इनका डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इस हिसाब से जो है इक्वेशन 6 और 7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन नंबर 8 आप देख रहे हैं कि F12 इक्वल टू माइनस F21, ये जो है न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ गया इक्वेशन नंबर 6 और 7 से कि F12 इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब ये हो गया कि कूलॉम्स लॉ जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। तो ये था कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और या तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ, और इस पूरे डेरिवेशन का एक सिस्टमेटिक मटेरियल भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा।
इमेज के रूप में वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। इंस्टाग्राम पर भी मैं उसको डाल दूंगा। और जो हमारे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम्स के हैं उनको मैं पूरा हिंदी में एक मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं इंग्लिश मीडियम के में जो है ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।